आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस अंक में हम ताज शासन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे ब्रिटिश क्राउन रूल भी कहते हैं। ये 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का स्वतंत्रता पूर्व का भारत का शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। इस अधिनियम के तहत भारत में इस शासन व्यवस्था के तहत भारत में बहुत सारे अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम इस नाम से बहुत सारे नियम कानून कई बार आए, जिसके तहत भारत में शासन व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता था। तो ताज शासन 1858 से 1947 तक के शासन व्यवस्था को ताज शासन या ब्रिटिश क्राउन रूल कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण कानून 1857 के विद्रोह के बाद बनाया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में आया और इस शासन व्यवस्था को 1857 की क्रांति के बाद शुरू किया गया, जिसके तहत बहुत सारे कानूनों को ख़त्म किया गया, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई और कुछ और नए कानून लाए गए। तो इसके तहत हम जिन अधिनियमों के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी, भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी, 1873 ईस्वी का अधिनियम और शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। इन चारों अधिनियमों के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन अधिनियमों के तहत क्या प्रावधान किए गए थे। तो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में जो आया, उसके तहत जो विशेषताएं थी वो कुछ इस प्रकार हैं। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद 1857 ईस्वी में जो एक स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, इस घटना के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और इसीलिए इस शासन व्यवस्था को ताज शासन के नाम से भी जाना जाता है। इस शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। इसके तहत एक बार फिर से इस पदनाम को बदला गया। इससे पहले 1773 ईस्वी में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले अंक में कि 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया और 1858 में एक बार फिर से इस पदनाम को बदला गया और इस बार इसे वायसराय अर्थात भारत के वायसराय पदनाम दिया गया। तो इस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जिन्हें अब भारत के वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। और इसके बाद इस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन वाले नियंत्रण बोर्ड की समाप्ति कर दी गई। जैसा कि पिछले अधिनियम में हमने पढ़ा था कि भारत में जो है द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी और इसके तहत नियंत्रण बोर्ड भी स्थापित किया गया था और उसमें दो नियंत्रण बोर्ड बनाए गए थे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो 1858 के शासन अधिनियम में इन दोनों बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और नियंत्रण बोर्ड की समाप्ति हो गई। इसके तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली भी समाप्त हो गया। अगला जो प्रावधान रहा वो ये कि भारत के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक नए पद भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। ये राज्य सचिव का जो पद है वो भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति रखता था। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति ये काफ़ी उत्तरदायी होता था। तो ये पद जो है वो ब्रिटेन में ही निहित किया गया था। जो ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था वही जो है उसी में से एक सदस्य को भारत का राज्य सचिव बनाया जाता था, जो भारत के मामलों की देखरेख करता था। तो ब्रिटेन में बैठा भारत का राज्य सचिव और भारत में शासन करने वाला वायसराय, ये दोनों मिल के भारत की शासन व्यवस्था को चलाते थे।
तो हम कह सकते हैं कि वायसराय के ऊपर भी एक पद बना जिसे भारत के राज्य सचिव के नाम से जाना गया। वो ब्रिटिश संसद से जो भी डायरेक्टरी होता था वो वायसराय तक पहुंचाता था और वायसराय उस हिसाब से भारत में कानून व्यवस्था को चलाता था। तो भारत के राज्य सचिव की सहायता हेतु एक 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भी भारत के राज्य सचिव को ही बनाया जाता था। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन जो है वो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। साथ ही इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के शासन अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी रहा कि मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से हमने 1858 के प्रावधानों को पढ़ा। अब 1861 में एक अधिनियम आया जिसे भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये परिषद विधान परिषद, विधि परिषद अर्थात कानून बनाने वाले परिषद से इंगित होता है। तो भारत परिषद अधिनियम कुछ कानूनी प्रावधान लेकर आए जिनकी विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। तो इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, अर्थात वायसराय को और शक्तियां दी गई। इन शक्तियों में जो प्रमुख शक्तियां थी वो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश क्या होता है? तो बिना किसी काउंसिल की संस्तुति के अर्थात बिना कानूनी प्रक्रिया में विचार विमर्श किए किसी भी कानून को लाना अध्यादेश कहलाता है। तो वायसराय को यह पावर दिया गया कि वो जब भारत में कोई संसद वाले या विधि बनाने वाले कमिटी बिना कमिटी के गठन के, बिना उनके विचार विमर्श के, बिना उनकी सहमति के भी वो कोई आदेश पारित कर सकता था शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। तो वायसराय को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह अध्यादेश जारी कर सकता था। साथ ही विधि निर्माण प्रक्रिया में अब भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के तहत भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल किया जाना था। तो पहली बार ऐसा प्रावधान आया कि अब जो भारत में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानून बनने वाले थे, उन कानूनों में अब स्थानीय लोगों को, भारतीय लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो इसके तहत, इस प्रक्रिया के तहत पहली बार लॉर्ड कैनिंग ने भारत से 3 सदस्यों को शामिल किया विधि निर्माण प्रक्रिया में, जो बनारस के राजा थे और दूसरे पटियाला के महाराजा और तीसरे सर दिनकर राव थे। इन्हें विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। साथ ही बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन भी किया गया। 1862 में ही लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम की ये प्रमुख विशेषताएं रही। इसके उपरांत 1873 ईस्वी में भी एक अधिनियम आया। इसमें कुछ खास प्रावधान नहीं थे, पर इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण विशेषता रही वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग करने का प्रावधान इस अधिनियम के तहत लाया गया। और 1884 ईस्वी में 1 जनवरी 1884 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग भी कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि 1873 ईस्वी का प्रावधान ईस्ट इंडिया कंपनी के समापन में महत्वपूर्ण रहा है। तो 1873 ईस्वी का अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति के तौर पे याद रखा जा सकता है। इसके उपरांत 1876 ईस्वी में एक शाही उपाधि अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत, जैसा कि नाम में दिख रहा है कि शाही उपाधि लगा हुआ है, अर्थात शाही मतलब राजशाही से जुड़ा हुआ है और उपाधि तो ये एक
उपाधि एक सरनेम हो सकता है। तो इसके तहत क्या प्रावधान किए गए? तो इसके तहत 18 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा पत्र के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। जैसा कि इसके नाम में लगा हुआ है शाही उपाधि, तो अब ब्रिटेन की जो महारानी थी वो अब भारत के साम्राज्ञी भी कहलाएगी। तो इस अधिनियम का यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान रहा कि अब ब्रिटेन की महारानी भारत की साम्राज्ञी कहलाएगी। तो आज हमने इन चारों अधिनियमों के बारे में डिस्कस किया। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब गया? पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858, दूसरा भारत परिषद अधिनियम 1861, तीसरा भारत परिषद अधिनियम 1892 या चौथा 1873 ईस्वी का अधिनियम। तो इसका सही जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत किस नए पद का सृजन किया गया? तो पहला ऑप्शन है भारत के कैबिनेट सचिव, दूसरा भारत के राज्य सचिव, तीसरा भारत के गवर्नर जनरल या चौथा भारत की महारानी। 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव नाम से एक पद गठित किया गया। तो सही जवाब भारत के राज्य सचिव दूसरा ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, भारत परिषद अधिनियम जो 1861 ईस्वी में आया, इसके तहत वायसराय को प्राप्त प्रमुख शक्तियों में से कौन कौन थे? तो वायसराय द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करना, क्या यह प्रावधान था कि वायसराय भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है? दूसरा, बिना काउंसिल की संस्तुति के आदेश जारी करना, क्या वायसराय को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वह बिना काउंसिल के विचार विमर्श के अध्यादेश जारी कर सकता है? तीसरा, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति, क्या वायसराय को यह पावर था कि वो अन्य राज्यों में, नए राज्यों में विधान परिषद स्थापित कर सकता है, जिसमें से बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया था या नहीं किया गया था? चौथा है उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब इस अधिनियम के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के तहत वायसराय को तीनों शक्तियां प्रदान की गई थी। वह गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत भी कर सकता था, अध्यादेश भी जारी कर सकता था, और बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में उसने विधान परिषद भी स्थापित किया था। तो सही जवाब उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया? तो हमने अभी भी पढ़ा था। पहला ऑप्शन है 1873 ईस्वी, दूसरा 1884 ईस्वी, तीसरा 1874 ईस्वी या चौथा 1876 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी को भंग कर दिया गया और इसका प्रावधान 1873 ईस्वी के अधिनियम में किया गया था। इसके तहत इस अधिनियम की एक ही प्रमुख विशेषता ये रही कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का प्रावधान इस अधिनियम में दिया गया था और 1884 में भंग कर दिया गया। तो सही जवाब 1884 ईस्वी। तो आज के अंक में इतना, अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।